गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी के अंदर सावयवी एकता और यांत्रिक एकता के अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त श्रम विभाजन के परिणाम क्या होते हैं और इसकी समीक्षात्मक व्याख्या के बारे में चर्चा करेंगे। आज की ये क्लास कल वाली क्लास से आगे है। कल हम लोगों ने श्रम विभाजन के संदर्भ में पढ़ा था। आज उससे आगे जब परीक्षा में प्रश्न आए कि दुर्खीम के यांत्रिक सुदृढ़ता व सावयवी सुदृढ़ता के बारे में परिचय देते हुए उसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो आज का जो व्याख्यान है ये समीक्षात्मक या आलोचनात्मक व्याख्या की दृष्टि से श्रेष्ठ रहेगा। कल हम लोग श्रम विभाजन के कारण के संदर्भ में श्रम विभाजन की मूल प्रकृति क्या है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे कि यांत्रिक एकता जो कि आदिम समाजों में पाई जाती है और सावयवी एकता जो कि आधुनिक श्रम विभाजन वाले समाज का लक्षण है, उनमें क्या मूल अंतर है और श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप क्या होते हैं, इनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यांत्रिक एवं सावयवी एकता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडिटी। देखिए, यांत्रिक एकता व्यक्ति को बिना किसी मध्यस्थ के समाज से सीधे जोड़ देती है, जबकि सावयवी एकता में सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता उन्हें समाज से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। इसका अर्थ है कि आदिम समाजों के अंदर व्यक्ति बिना किसी माध्यम के समाज से सीधा जुड़ता है, क्योंकि वो प्रत्येक प्रकार के कार्य को करने में ऑलराउंडर होता है। शिकार खुद करेगा, खुद का आवास बनाएगा, भोजन व्यवस्था का जो भी उन लोगों की व्यवस्था है उसके अंदर भागीदारी निभाएगा। महिलाएं घर पर उसे पकाने का कार्य करेंगी और ये व्यक्तिगत रूप से जो इनकी चेतना है ये यांत्रिक एकता की चेतना में परिवर्तित होती है। लेकिन आधुनिक समाज के संदर्भ में जब हम सावयवी एकता के बारे में जानते हैं तो इसमें सावयव अलग अलग अंग अलग अस्तित्व रखता हुआ दूसरे पर निर्भर रहता है और ये डायरेक्ट जुड़ता है, क्योंकि उसके स्वार्थ टकराते हैं और उन स्वार्थों की पूर्ति उसे आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में होती है। सावयवी एकता में आधुनिक समय में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है और उससे जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए, हम प्रातःकाल उठते हैं और हमारा टूथब्रश टूट जाता है तो हम दुकानदार पर डिपेंड हो गए। हम दुकानदार के पास जाके टूथब्रश लाएंगे, उसके बाद ही हम अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर सकते हैं। अगर यही स्थिति आदिम समाज के संदर्भ में होती तो उसे किसी दुकानदार के पास जाने की जरूरत नहीं थी। वो सीधा नीम की दातुन तोड़ता और अपना दांत मांझकर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ कर सकता था। तो यहाँ हम डिपेंड हैं। दूसरी चीज़, सुबह उठते ही हमें चाय चाहिए और चूँकि हम पशुधन हम रखते नहीं, हम डेयरी पर निर्भर हैं। वहाँ से दूध आएगा तब हम चाय बनेगी, तब हमारी दिनचर्या का शुभारंभ होगा। हम पल पल पर अगर हम एनालिसिस करें तो दिन भर किसी न किसी रूप में अन्य लोगों पर निर्भर रहते हैं और ये निर्भरता का जो परस्पर निर्भरता का भाव है यही हमें सावयवी एकता के रूप में जोड़ता है। दूसरे अंतर के रूप में यांत्रिक एकता समाज में सामूहिक रूप को प्रकट करती है, अर्थात समाज की भावनाएं विश्वास जो पाए जाते हैं उसे समाज के सभी सदस्य समान रूप से स्वीकार करते हैं और उसके पीछे एक भाव ये भी छिपा है कि समाज की भावनाओं का यदि उल्लंघन कर दिया गया तो निश्चित तौर पर वो पूरे समाज के विरुद्ध अपराध माना जाएगा। जबकि सावयवी एकता में कार्यों की भिन्नता और विशेषीकरण पाया जाता है जो पारस्परिक संबंधों की एक निश्चित व्यवस्था को जन्म देता है। देखिए, यहाँ सावयवी एकता में भावनाओं विश्वासों का कोई सरोकार नहीं है, जबकि यांत्रिक एकता में वो सामूहिक रूप से प्रकट होती है और उनका सम्मान किया जाता था। अंतर के रूप में हम समझ सकते हैं कि यहाँ विशेषीकरण पाया जाता है, पारस्परिक संबंधों की एक निश्चित व्यवस्था को जन्म दिया जाता है। तीसरे अंतर के रूप में यांत्रिक एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता है, यानी वह हर व्यक्ति समान है विचार के आधार पर, परंपरा के आधार पर, कार्यशैली के आधार पर। जबकि सावयवी एकता का आधार भिन्नता है, विशिष्टता है,
हम कह सकते हैं कि यांत्रिक एकता समानता पर आधारित है, जबकि सावेवी एकता एक श्रम विभाजन वाला ऐसा समूह है जो भिन्नता पर आधारित है। चौथे अंतर के रूप में यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानूनों में होती है, जबकि सावेवी एकता प्रतिकारी कानूनों में। इसका अर्थ है कि यांत्रिक एकता वाला समाज जो आदिम समाज के समतुल्य है, उसमें जैसे को तैसा सिद्धांत पर दंड दिया जाता है। वहाँ कानून की प्रवृत्ति मारक क्षमता वाली होती है। समाज को सीधा सीधा यह संदेश दिया जाता है कि यदि आप प्रचलित विश्वासों के विरुद्ध कोई भी कार्य करेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी ओर सावेवी एकता में प्रतिकारी, दूसरे के बारे में विचार करना, मंथन करना, ये निर्भर करता है। इसमें कोई व्यक्ति अपराधी भी होगा, उसको दंड इस प्रकार दिया जाएगा कि वो समाज की एक क्रियाशील इकाई बन सके। सेकंड, वो व्यक्ति पुनः प्रतिष्ठा के साथ समाज में रहकर निवास कर सके। इस तरह की प्रतिकारी कानून की प्रवृत्ति होती है। जहाँ प्राचीन समाजों में दमनकारी कानून व्यवस्था देखने को मिलती है, वही आंतरिक एकता की प्रधानता पाई जाती है। इसके विपरीत जैसे जैसे समाजों का विकास होता है, दमनकारी कानूनों का स्थान प्रतिस्थापक या प्रतिकारी कानून लेने लगते हैं और ऐसे समाजों में सावेवी एकता पाई जाती है। अगले अंतर के रूप में यांत्रिक एकता सामूहिकता पर बल देती है, जबकि सावेवी एकता व्यक्तिगतता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भिन्नता पर बल देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आज के संदर्भ में प्रेम विवाह करना चाहे तो प्रेम विवाह उसकी व्यक्तिगत विचारधारा है। यहाँ सावेवी एकता वाले समाज में उसका इतना विरोध नहीं होगा और वो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर कार्य कर सकता है। लेकिन आदिम समाज, परंपरागत समाज, या जिसे हम कहते हैं गिरिजन, पिछड़े हिंदुओं का समाज, जिसे J.S. गुरिये कहते हैं, उन समाजों में जो यांत्रिक एकता पाई जाती है वो सामूहिकता पर बल देती है। अगर वहाँ व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज में या प्रेम विवाह के संदर्भ में चर्चा भी करेगा तो उसके उस विचार को कुचल दिया जाएगा। वहाँ उसे नई तरह की शिक्षाएं दी जाएंगी कि तुम्हारे इस कृत्य से समाज में अनुशासन भंग होगा, और वो सामूहिकता के आगे अपनी उस इच्छा को दबा देगा, यानी उसे किसी स्थिति में प्रेम विवाह या इंटरकास्ट मैरिज नहीं करने दी जाएगी। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि यांत्रिक एकता सामूहिक नीति संगत नियमों के आधार पर चलती है, जबकि सावेवी एकता में व्यक्तिगत विचारधारा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विशिष्टता, भिन्नता पर ज़्यादा बल देते हैं। अगला अंतर है यांत्रिक एकता की शक्ति सामूहिक चेतना में पाई जाती है, जबकि सावेवी एकता की उत्पत्ति कार्यात्मक भिन्नता पर निर्भर है। सामूहिक चेतना की शक्ति जब ह्रास होने लगती है, यानी जब सामूहिक चेतना में कमी आने लगती है, तो इसका सीधा अर्थ है कि सावेवी एकता में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार सामूहिक चेतना और सावेवी एकता परस्पर विरोधी दिशाओं में गमन करते हैं। सावेवी समाज की सुदृढ़ता सामूहिक प्रतिनिधि द्वारा बनी रहती है। देखिए, यहाँ सामूहिक प्रतिनिधि का मतलब थोड़ा हम दुर्खीम की उस अवधारणा से जोड़ सकते हैं जिसमें उन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी थी। यहाँ प्रतीकों के माध्यम से विचार और समूह का प्रतिनिधित्व होता है। आज हम मार्केट का उदाहरण देखें तो आज ब्रांड पॉलिसी चल रही है। हर कोई ब्रांड अपनी लोकप्रियता के आधार पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखता है। आज मान लीजिए अमेजन कोई ब्रांड है तो अमेजन के पीछे एक बहुत बड़ा मार्केट समूह जुड़ा होगा और वो एक कहीं ना कहीं अमेजन एक उत्पाद के क्रय विक्रय उस तक घर तक पहुंचाने की व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। जोमेटो नाम से स्पष्ट है कि खाने पीने की वस्तुओं के संदर्भ में व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी कर रहा है। तो ये जोमेटो का जो लोगो होगा वो वहाँ जन भावनाओं की भोजन संबंधी व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। सातवें अंतर के रूप में यांत्रिक एकता व्यक्ति और समाज के बीच प्रत्यक्ष एवं सीधा संबंध स्थापित करती है। व्यक्ति अपने विचारों एवं कार्यों में समाज को ध्यान में रखता है, जबकि सावेवी एकता में व्यक्ति और समाज के मध्य सीधा संबंध नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष होता है। वह विशिष्ट कार्यों के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होता है। देखिए, यदि हम आदिम समाज की बात करें
तो वहाँ सामान्यतः एक दूसरे के निजी जीवन में झांकने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे मैं कई बार हास्य परिभाष में चबूतरा संस्कृति बोलता हूँ कि गांव में जैसे लोग चबूतरे बैठे रहते हैं और उनके बात करने के बिंदु क्या होंगे, आज तुम्हारे घर में क्या खाना बना, तुम्हारे घर कौन सा गेस्ट आया, आज वो नए कपड़े पहनकर कौन आया था। यानी एक दूसरे की जिंदगी में झांकने का जो प्रयास है, ये चबूतरा संस्कृति ग्रामीण और आदिम संस्कृति में पाई जाती है। जबकि सावेवी समाज में ऐसा नहीं है, वह पर्सन टू पर्सन काम के आधार पर, स्वार्थ के आधार पर बात होगी। आप इसे मल्टी स्टोरी गेटेड सोसाइटी के रूप में देख सकते हैं कि ए ब्लॉक में कौन रह रहा है, बी ब्लॉक में कौन रह रहा है। आप यहाँ तक तो छोड़िए, एक ही मल्टी स्टोरी के ऊपर नीचे के फ्लैट में शर्मा जी और गुप्ता जी अगर रह रहे हैं तो एक दूसरे की जिंदगी के बारे में नहीं जानते। हाँ, यदि उनको उनसे काम होगा तो बड़ी विनम्रता से बात करके वो अपना स्वार्थ सिद्धि करने में लग जाएंगे। जबकि आदिम समाज, यांत्रिक एकता वाले समाज में ऐसा नहीं है। वहाँ सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना के आधार पर सामूहिकता पाई जाती है। जबकि सावेवी समाज की एकता वाले समाज में स्वार्थ, विशिष्ट कार्य, व्यक्ति की निर्भरता उस पर निश्चित होती है। आठवां अंतर है, यांत्रिक एकता व्यक्तित्व के विकास में बाधक और प्रतिकूल है। इस प्रकार के एकता वाले समाज में सामान्य भावनाओं, प्रवृत्तियों का प्रभुत्व पाया जाता है। वह व्यक्तिगत विशेषताओं और मौलिकताओं का विकास नहीं हो पाता, परंतु व्यक्ति पर समूह छाया रहता है। व्यक्तिगता शून्य हो जाती है। यानी यांत्रिक एकता वाले समाज में व्यक्ति का कोई वजूद नहीं है। वह नियम, कानून, विश्वास, परंपराओं पर अपने जीवन को संचालित करता है। दूसरी ओर सावेवी एकता वाले समाज में व्यक्ति के विकास के पूर्ण अवसर होते हैं। वह समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निगलता नहीं है, किसी की इच्छाओं को दबाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें निखारा जाता है। दुर्खिम ने बताया कि सावेवी एकता वाले समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्य क्षेत्र होता है, स्पेसिफाइड उसका वर्क एरिया है, वो उसके लिए स्पेशल है, विशिष्ट है, वह उसके लिए स्वतंत्र है, उसमें कोई भी नवाचार कर सकता है। लेकिन तुलनात्मक रूप से हम देखें, यांत्रिक एकता वाले समाज में जो चीज़ सदियों से चली आ रही है उसी की अनुपालना करनी होगी। लीक से हटकर कुछ करने की कोशिश की गई तो उस व्यक्ति का विरोध होगा। जबकि सावेवी एकता में अगर किसी ने लीक से हटके कार्य किया तो ये उसका क्रिएशन माना जाएगा, उसका सृजन माना जाएगा और लोग कहेंगे वाह देखो क्या नवाचार का प्रयोग किया है, ये काम ऐसा होता था, इस व्यक्ति ने नया तरीका अपनाकर नई विधि से इस कार्य को किया है, देखिए इस कार्य की कितनी सुंदर मौलिकता है। तो यहाँ इस तरह का भाव होता है। अगला अंतर है, यांत्रिक एकता में निर्जीव और अचेतन वस्तु ज़्यादा होती है। निर्जीव वस्तु का निर्माण करने वाले तत्व परस्पर घुले मिले होते हैं, वो अपनी पृथक क्रिया नहीं होती वरना सभी हिलते जुलते रहते हैं। ऐसी स्थिति यांत्रिक एकता वाले समाजों में। जबकि सावेवी एकता की तुलना मानव शरीर के समतुल्य मॉडल से की गई है, जिसमें प्रत्येक अंग की अपनी विशिष्ट रचना होती है, स्वतंत्र एवं विशिष्ट कार्य होता है, फिर वे शरीर के साथ जुड़े होने के कारण एकता को प्रकट करते हैं। या मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि जैसे मानव शरीर में अलग अलग अंगों की अलग अलग क्रियाविधि है और वो अपनी एक प्रोसेस के अनुसार कार्य करते हैं। ये अंग स्वतंत्र रूप से कार्य तो कर रहे हैं लेकिन अन्य संरचना के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, परस्पर निर्भरता की स्थिति में होते हैं। लेकिन यांत्रिक एकता में निर्जीव और अचेतन वस्तुओं के साथ संबंध अधिक पाया जाता है। अगला अंतर है, यांत्रिक एकता में जीवन से संबंधित अनेक प्रकार की सामूहिक भावनाओं का प्रचलन पाया जाता है जो समूह जीवन का आधार होती हैं। जबकि सावेवी एकता में भावनाओं के स्थान पर नियमों की परिधि को अधिक महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए मैं धर्म का एक उदाहरण देता हूँ। यदि यांत्रिक एकता वाला समाज होगा और तेज बिजली कड़की, अंधकार आया तो सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर क्या बोलेंगे कि लगता है इंद्र देवता नाराज हो गए, और समूह भावना उस अंधविश्वास पर टिकी होगी और वो उसकी पूजा अर्चना करने लगेंगे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बाढ़ आ जाए, तेज बारिश से उनके खेत खलियान पशुओं को कोई नुकसान हो, इसलिए इंद्र की पूजा प्रारंभ कर दो।
आज के सावेवी एकता वाले समाज में इस तरह की भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। अगर आज तेज बारिश आएगी तो उसे मौसम विभाग की घोषणाओं के आधार पर उसकी व्याख्या की जाएगी। उन नियमों को अधिक महत्व दिया जाएगा कि बाढ़ आने के बाद हमें रेस्क्यू कार्यक्रम कैसे संचालित करने, व बजाय इंद्रदेव की पूजा के बाढ़ आने के परिणामों को दृष्टिगोचर करते हुए उसके सुधार के कार्य किए जाएंगे। हो सकता है कि वहाँ पर सरकार के द्वारा तैराक स्थापित कर दिए जाए, मिट्टी से भरे हुए कट्टे पहुंचा दिए जाएं, वह रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी कर दी जाए। वहां बजाय पूजा अर्चना के प्रैक्टिकली नियमों की प्रति के अंतर अंतर्गत कार्य किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है यांत्रिक और सावयवी एकता के संदर्भ में। यांत्रिक एकता में अपराध जो होते हैं उनके स्वरूपों की संख्या अधिक होती है। फॉर्म्स ऑफ क्राइम वो बहुत ज़्यादा होंगे। परिवार, यौन जीवन, धर्म, राष्ट्र, सामूहिक जीवन, सामूहिक चेतना, और व्यक्ति से एक निश्चित प्रकार का आचरण करने की अपेक्षा करते हैं। व्यक्ति की एक छोटी सी भूल अपराध की श्रेणी में आ जाती है, जबकि सावयवी एकता में अपराधों के प्रकारों की संख्या कम हो जाती है। परिवार विवाह से संबंधित अपराध तो लगभग प्राय समाप्ति माने जाते हैं। इसका अर्थ है अगर किसी व्यक्ति ने प्राचीन परंपराओं या आदिम परंपराओं के अनुसार यांत्रिक एकता वाले समाज में किसी बुजुर्ग को प्रणाम नहीं किया तो यह उस बुजुर्ग के पगड़ी की सम्मान की अवहेलना मानी जाएगी। हो सकता है इस बात के लिए उसे दंड दे दिया जाए। अगर वो किस व्यक्ति के साथ संबंध रख रहा है, वो किस व्यक्ति के साथ यौन संबंधों को स्थापित करेगा, इनके बड़े गूढ़ नियम होते थे। वहाँ कुछ निकटा भी व निषेध के नियम पाए जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। सावयवी समाज के अंदर यहाँ परिवार विवाह संबंधी अपराधों की संख्या कम हो गई। अब कोई व्यक्ति सामान्य भूल कर दे, अगर किसी को नमस्ते नहीं किया तो इससे ईगो नहीं बनाया जाता कि इसने मेरे सम्मान की अवहेलना की है। हो सकता है वो भूल गया हो सकता है वो आधुनिक तरीके से हलवाई करके इस बात की क्रियान्विति कर दे, तो वहाँ ज़्यादा इसको अपनी प्रतिष्ठा के साथ, अपने अहम के साथ समाहित नहीं किया जाएगा। इसके आगे यांत्रिक एकता का संबंध खंडात्मक सामाजिक संरचना से है, जिसमें प्रत्येक अंग समान प्रकार की सामाजिक क्रियाओं को दोहराएगा, जबकि सावयवी एकता में संगठित संरचना पाई जाती है। विशिष्ट कार्यों को करने के लिए विशिष्ट समूह होते हैं, जो कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है परस्पर निर्भर होते हैं। यहाँ खंडात्मक सामाजिक संरचना का अर्थ है कि व्यक्ति खंड खंड में एक समूह विशेष में आंतरिक संरचना के आधार पर असंगठित होता है। उसमें संरचनात्मक रूप से भेद होते हैं, जबकि सावयवी एकता में संगठित संरचना पाई जाती है। यांत्रिक एकता में धर्म की प्रधानता पाई जाती है। विवेक शून्यता की स्थिति में धर्म को महत्व मिलेगा। समाज और मानव की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण, निर्देशन, नियमन धर्म के द्वारा होता है। जैसे आधुनिक संदर्भ में उदाहरण लिया जाए, आज किसी व्यक्ति के शरीर में छोटे छोटे फुंसी हो जाए, हम डॉक्टर के पास जाएं तो कहेगा भैया चिकन पॉक्स हो गया, इसका आप टीका लगवा लीजिए, दवा लीजिए। लेकिन यही काम यदि यांत्रिक समाज वाले किसी व्यक्ति के साथ होती तो उसे डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते, उसके झाड़ फूंक होती और क्या कहा जाता, इसकी छोटी माता का असर हो गया, बड़ी माता का असर हो गया, या माता माई नाराज हो गई और उसके लिए वो धार्मिक अनुष्ठान करने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि यांत्रिक एकता में धर्म प्राथमिकता पे है और सावयवी एकता में धर्म का प्रभाव घट रहा है, इसका विशेषीकरण हो जाता है और व्यक्ति लॉजिकली सोचता है, तार्किक आधार पर सोचता है। यदि किसी व्यक्ति को सामान्य परिदृश्य में कोई कार्य करने का अवसर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में यांत्रिक एकता वाले समाज के अंदर उस व्यक्ति को धर्म के साथ जोड़ा जाएगा और धार्मिक पराकाष्ठा में उसके अपराध भाव को, उसके अन्य भाव को धार्मिक प्रक्रियाओं के साथ जोड़ा जाएगा। जबकि सावयवी एकता के अंदर ऐसा नहीं है। सावयवी एकता में व्यक्ति तार्किक आधार पर सोचता है और उसके मन में, जनमानस में ये भाव रहता है कि कहीं न कहीं इसका तार्किक कारण क्या है। अगले अंतर के रूप में हम देखें तो यांत्रिक एकता प्राचीन, सरल, आदिम समाजों में पाई जाती है, जहाँ समाज में समानता,
सामूहिकता का साम्राज्य होता है। सावयवी एकता आधुनिक समाजों का लक्षण है जिसमें श्रम विभाजन, विशेषीकरण की बहुलता पाई जाती है। यांत्रिक एकता में भेदभाव नहीं होता। सावयवी समाज में विविधीकरण होता है और कार्य की विशिष्टता, दक्षता विविधीकरण को जन्म देती है। अगले अंतर के रूप में यांत्रिक समाज की सुदृढ़ता नैतिकता पर आधारित होती है। लोग परंपरा के अनुसार अपने दायित्व निर्वाह की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, जबकि सावयवी समाज की सुदृढ़ता समझौते, संविदा, कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होती है। समझौते का पालन करना उसका दायित्व माना जाता है। अंतिम अंतर के रूप में यांत्रिक एकता वाले समाजों में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण का अभाव होगा, जबकि सावयवी समाज में इन दोनों की बहुलता होगी। दुर्खिम का मत है कि सावयवी एकता संविदात्मक संबंधों को जन्म देती है। श्रम विभाजन में लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, समझौतों के आधार पर एक दूसरे को सहयोग देते हैं, सेवाएं प्राप्त करते हैं। और दुर्खिम ने सामाजिक उद्विकास का संबंध भी श्रम विभाजन और सामाजिक एकता से जोड़ा। प्रारंभ में समाज यांत्रिक एकता पर निर्भर था, जिसमें श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण नहीं था। दमनकारी कानून प्रचलित थे, सामूहिक चेतना प्रबल थी, समूह समानता की प्रधानता थी। धीरे धीरे समाज में सदस्यों की संख्या और आवश्यकताओं में वृद्धि हुई तो श्रम विभाजन और विशेषीकरण पनपा, व्यक्तिगत भिन्नता बढ़ी, प्रतिकारी कानून बने, सामूहिकता का आस्वा और व्यक्तिकता में वृद्धि हुई। समरसता का स्थान भिन्नता ने ले लिया। ऐसे समाजों में सावयवी एकता पाई जाती है। इस प्रकार समाज के उद्विकास के दौरान यांत्रिक एकता और धर्म का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है और सामाजिक संरचना की जटिलता में वृद्धि होती है। यहाँ एक विशेष बात आप ध्यान रखें, दुर्खिम यह भी स्वीकार नहीं करते कि श्रम विभाजन के कारण मानव के सुख में वृद्धि होती है या सुख वृद्धि की इच्छा श्रम विभाजन को जन्म देती है। श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है जिसका विश्लेषण मनोविज्ञान का कार्य है, समाजशास्त्र का नहीं है। श्रम विभाजन के परिणाम। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के विभिन्न परिणामों का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित है। प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता और विशेषीकरण। इसका अर्थ है कि श्रम विभाजन का एक परिणाम यह होता है कि कार्यों के विभाजन के साथ साथ व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता और उसकी गतिशीलता में वृद्धि होती जाती है। इससे कार्यों के परिवर्तन के अवसर बढ़ जाते हैं और श्रम विभाजन में व्यक्ति अपनी क्षमताओं को विशिष्ट कार्य में लगा देता है। इन क्षमताओं का उपयोग होने से दिनों दिन परिष्कृत होती जाती है। श्रम विभाजन का यह परिणाम यह भी है कि व्यक्तियों के कार्य उनके शारीरिक लक्षणों से स्वतंत्र हो जाते हैं। फलस्वरूप कार्यों की परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रकारिका संरचना से स्वतंत्र होना, उनका गतिशील होना, विशिष्ट होना प्रगति की एक निशानी है और प्रकार्यात्मक जटिलता में प्रगति का रहस्य है। इसका आशय विद्यार्थियों यह है कि जब आदमी शरीर के मस्तिष्क वाले पार्ट से सोचेगा, उसके हिसाब से योजना बनाएगा। आप समझ लीजिए श्रम विभाजन के परिणाम से वो रणनीतिकार बन रहा है, वो सावयवी एकता के नियमों के अनुसार कार्य करेगा। और यदि वो उस बॉडी को, शरीर को मेहनत करने में काम ले रहा है, मैकेनिज्म करने में काम ले रहा है, इट मीन्स वो अभी ट्रेडिशनल वे में है, परंपरागत तरीके अपना रहा है, तो यहाँ श्रम विभाजन की अनुपस्थिति देखी जाएगी। दूसरा, जब समाज में श्रम विभाजन होता है तो सभ्यताओं का विकास होता है। दुर्खिम ने सभ्यताओं को श्रम विभाजन का परिणाम माना। निश्चित सी बात है कि जब कुशल कारीगर, कुशल शिल्पकार अपने किसी कार्य को करेंगे और उन कार्यों को करने से श्रम विभाजन का विकास होगा तो निश्चित तौर पर एक स्पेशलिटी, एक विशिष्टता का माहौल बनेगा। वैसे वैसे नई सभ्यता विकसित होगी। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, संस्कृति और सभ्यता दोनों आपस में गुथे हुए हैं। अगर हम किसी गुलाब के फूल की परिकल्पना करें तो फूल की पत्तियों को हम स्पर्श कर सकते हैं। ये एक प्रकार का
अभौतिक भौतिक परिवेश में संस्कृति का रूपक है, और उस फूल की जो सुगंध है वो यहाँ पर अभौतिक पर्याय के रूप में है, यानी फूल को टच किया भौतिक, फूल की खुशबू अभौतिक, अभौतिक और भौतिक का मिश्रण कहीं ना कहीं पर्याय के रूप में सभ्यता और संस्कृति के रूप में देखा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जो जनसंख्या के आकार घनत्व में वृद्धि होती है, श्रम विभाजन में भी वृद्धि होगी, इससे सभ्यता विकसित होगी। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन का लक्ष्य और कार्य सभ्यता का विकास नहीं बल्कि उसका एक आवश्यक परिणाम है, यानी इसका मोटिव ही नहीं होता कि सभ्यता बनेगी, ये स्वतः ही परिणाम के रूप में विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रगति। सामान्यतः कहा जाता है कि परिवर्तन से प्रगति होती है और श्रम विभाजन परिवर्तनों को जन्म देता है। परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत नियम है जो सदैव होता रहता है, और परिवर्तन के रुकने पर निश्चित तौर पर प्रगति भी रुक जाती है। प्रगति के रुकने का तात्पर्य क्या होगा? समाज में स्थिरता आ जाना, परंपरावादिता, अंधविश्वास का आ जाना, उनका जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ जाना। दुर्खीम परिवर्तन की प्राकृतिक एवं मनोवैज्ञानिक व्याख्या के स्थान पर सामाजिक व्याख्या पर बल देते हैं। उनका मत है कि समाज की प्रगति एवं परिवर्तन का कारण है समाज गतिशील है। यदि समाज रुक जाता है तो प्रगति रुक जाएगी। परिवर्तन एवं प्रगति का मुख्य कारण एकमात्र श्रम विभाजन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन एवं व्यक्तिगत परिवर्तन। जब समाज में श्रम विभाजन होगा तो दुर्खीम कहते हैं कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए इसका एकमात्र कारण श्रम विभाजन है और इसे वो उत्तरदायी मानते हैं। समाज में परिवर्तन के लिए जनसंख्या का आकार, वितरण और घनत्व में होने वाला परिवर्तन उत्तरदायी कारक होता है। इसी कारण से समाज में श्रम विभाजन पैदा होता है। सामाजिक परिवर्तन के कारण ही समस्त व्यक्तिगत परिवर्तन भी होते हैं, क्योंकि व्यक्ति समाज का ही अंग है। नेक्स्ट है नवीन समूह की उत्पत्ति और अंतर्निर्भरता। श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप विशेष प्रकार के कार्यों में लगे व्यक्तियों में विशेष प्रकार के हितों का विकास हो जाता है, जिनकी रक्षा के लिए विशेष वर्गों तथा समूह का निर्माण होता है। ये समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग करते हैं, उनमें अंतर्निर्भरता पाई जाती है, और जितना अधिक श्रम विभाजन होगा उतनी ही अधिक पारस्परिक निर्भरता बढ़ेगी। इस प्रकार श्रम विभाजन नवीन समूह, उनकी अंतर्निर्भरता और सहयोग को जन्म देता है। नेक्स्ट इसका जो व्याख्या के आधार पर निकाला वो है व्यक्तिवादी विचारधारा। देखिए, किसी भी समाज में जब श्रम विभाजन बढ़ेगा तो आपको ये अर्थ निकालना है कि वहाँ इंडिविजुअल आइडियोलॉजी, व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ जाएगा, सामूहिक चेतना शिथिल हो जाएगी, उसका महत्व कम होता जाएगा और व्यक्तिगत चेतना में वृद्धि होगी। यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वार्थ बढ़ते हैं, व्यक्तिवादी विचारधारा को जन्म मिलता है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिवादी भावना का विकास होता है। प्रदत्त के स्थान पर अर्जित पदों का महत्व बढ़ने लगता है। अगला है प्रतिकारी कानून और नैतिक दबाव। श्रम विभाजन कानूनी व्यवस्था को बदल देता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में जहाँ सभी प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं, दमनकारी कानून पाए जाते हैं, किंतु श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण पारस्परिक संबंधों का विस्तार और जटिलता में वृद्धि होती है, तो ऐसी स्थिति में संविदात्मक संबंध पनपते हैं। कॉन्टेक्चुअल जो रिलेशनशिप है, व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए प्रतिकारी कानून बनाए जाते हैं। श्रम विभाजन जहाँ एक तरफ व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन देता है तो वहीं दूसरी ओर सामूहिक हितों से संबंधित नैतिकता को भी विकसित करता है, जो व्यक्तिगत चेतना, व्यक्तिगत स्वार्थ और स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखती है। अगला बिंदु है सावयवी सामाजिक एकता। श्रम विभाजन के अभाव में समाज में जो एकता थी वह यांत्रिक प्रकार की थी। श्रम विभाजन के कारण समाज में सावयवी एकता स्थापित होती है,
जिसमें विभिन्न अंगों में परस्पर प्रकार्यात्मक निर्भरता एवं सहयोग पाया जाता है। इस प्रकार की एकता का हम पूर्व में भी विस्तार से उल्लेख कर चुके हैं, जो कहीं न कहीं सावयवी एकता का प्रभाव थी। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने यांत्रिक एकता, सावयवी एकता के संदर्भ में पढ़ा। उसके बाद श्रम विभाजन के परिणामों की व्याख्या की। अब हम एक नई विचारधारा को उठा रहे हैं, अबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। यानी ठीक है, श्रम विभाजन हो रहा है, अब इस श्रम विभाजन के कुछ असामान्य अबनॉर्मल कुछ फॉर्म्स आते हैं। ये क्या है? समाज में श्रम विभाजन जो पुस्तक है उसके तीसरे खंड के अंदर दुर्खीम ने श्रम विभाजन के इस प्रकार के असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया। वो कहता है कि श्रम विभाजन के जहाँ कुछ अच्छे परिणाम निकलते हैं तो भाई ये भी तो हो सकता है ना उसके कोई नेगेटिव भी निकले। जैसे आज हम ये कहें कि आज के सावयवी समाज में हमको जनसंख्या की सुविधा, उसकी व्यवस्था के पर्याय में आवश्यकताओं की पूर्ति करने का माध्यम मिला है। जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो उसका हमारी आवश्यकता पूर्ति के रूप में सोल्यूशन मिल रहा है। लेकिन भाई ये भी तो हो सकता है ना इसका नेगेटिव अप्रोच भी आ जाए। जैसे आज बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मैं विशेषकर छोटी कक्षाओं की बात कर रहा हूँ। घर वाले सोच रहे हैं क्लास ले रहे हैं, वो बच्चे क्लास ज्वाइन करके म्यूट कर देते हैं और वीडियो गेम खेलते हैं, वो अपने साथियों से पर्सनल चैट करने लगते हैं। घर वाले समझते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये साइड इफेक्ट ही तो है। ये कहीं ना कहीं इस नवीन विचारधारा की विशेषीकरण व्यवस्था का नेगेटिव एसेंस तो है, तो कहीं ना कहीं ये असामान्य स्वरूप की श्रेणी में आएगा। अच्छा, अब प्रश्न है कि श्रम विभाजन का प्रकार समाज में सावयवी एकता उत्पन्न करता है, लेकिन श्रम विभाजन के जो स्वरूप समाज में यदि एकता स्थापित नहीं करे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अबनॉर्मल फॉर्म्स, असामान्य स्वरूप। असामान्य स्वरूपों के अध्ययन से हम सामान्य स्वरूपों को स्पष्ट समझ सकते हैं। सामाजिक एकता के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं हैं ये जान सकते हैं। और दुर्खीम ने इस अध्ययन के आधार पर 3 प्रकार के असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया। पहला है आदर्शहीन श्रम विभाजन, दूसरा है बला श्रम विभाजन तथा व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता वाला श्रम विभाजन। सबसे पहले हम बात करेंगे एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, जिसे हम आदर्शहीन श्रम विभाजन कह सकते हैं। अब इसमें शब्द है एनोमिक, आदर्शहीन। आदर्शहीनता के बारे में दुर्खीम ने भी अध्ययन किया, मार्क्स ने भी अध्ययन किया। दुर्खीम का इसमें विशेष अध्ययन है। श्रम विभाजन की प्रक्रिया में कई बार ऐसा भी होता है कि उनके सामाजिक कार्यों में परस्पर तालमेल नहीं रह पाता। वे परस्पर सहयोग करने के स्थान पर एक दूसरे के विकास में बाधक बन जाते हैं। श्रम विभाजन का सामान्य आदर्श तो यह है कि विभिन्न इकाइयों के बीच में सहयोग और संबद्धता हो। अतः जब श्रम विभाजन विभिन्न कार्यों में असमंजसता पैदा कर दे तो उसे हम आदर्शहीन श्रम विभाजन कहेंगे। इस प्रकार का श्रम विभाजन से उत्पादन और विज्ञानों की एकता समाप्त हो जाती है। देखो, डिविजनल लेबर हुआ आवश्यकता पूर्ति के लिए बैंकिंग क्षेत्र बने। अब बैंकिंग क्षेत्र बने सुविधा के विस्तार के लिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंकिंग क्षेत्र, कॉर्पोरेट लाइफ के रूल्स में अपना काम नहीं करवा पाए, बेवजह की कानूनगिरी के चक्कर में लोन पास नहीं करवा पाए, लेन देन नहीं कर पाए, तो हमको लगेगा कि बोझिल सा एक बोझ हमारे सर माथे मढ़ दिया गया है। फिर हमको लगेगा कि जब ये सामंजस्य ही पैदा नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं ये आदर्शहीन श्रम विभाजन है, इसकी जरूरत नहीं थी। इससे बढ़िया तो कम लोग बैठकर कम नियमों के आधार पर काम करते, तो फिर हमारी सहकारी समितियां भी कम नहीं थी। तो कई बार बैंकिंग क्षेत्र में, मार्केट के क्षेत्र में आदर्शहीन श्रम विभाजन के लक्षण देखे जा सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में इसका दोष क्या है कि श्रम विभाजन के कारण विशेषीकरण बढ़ता है, एकता की बजाय संघर्ष पनपती है, मालिक मजदूरों में संघर्ष होता है, हड़ताल, तालाबंदी, घेराव, क्रांति की घटनाएं बढ़ती हैं। ये क्या है? ये असामान्य ही तो है। व्यापारिक संकट, आर्थिक असफलता सावयवी एकता में बाधा उत्पन्न करते हैं और श्रम विभाजन के कारण जब विभिन्न सामाजिक कार्यों में सामंजस्य नहीं होता तो सहयोग के बजाय संघर्ष को जन्म देते हैं।
जो कि विकास में बाधक है। श्रम एवं पूंजी का संघर्ष भी आदर्शहीन श्रम विभाजन का एक स्वरूप पाया जाता है। वैज्ञानिक क्षेत्र में यदि देखा जाए तो पहले विज्ञानों का विभाजन नहीं था। एक व्यक्ति एक साथ सभी विज्ञानों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता था, लाइक दिस। जैसे 9th क्लास में हम ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एक सामाजिक ज्ञान की किताबें पढ़ लेते हैं, ठीक इसी प्रकार सब विज्ञानों पर एक साथ अधिकार प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार उस समाज विज्ञान में एकता पाई जाती थी। किंतु अब विज्ञानों का विभाजन हो गया तो व्यक्ति केवल एक ही विज्ञान से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक विज्ञान की शाखाएं, उपशाखाएं हैं। प्रत्येक वैज्ञानिक अपने को अपने ही क्षेत्र का सिकंदर मानता है और इससे विज्ञानों की एकता नष्ट हुई। आर्थिक वैज्ञानिक क्षेत्र में अंगों के पारस्परिक संबंधों के टूटने से आदर्शहीनता उत्पन्न हुई। इसको आप यूँ समझें, जब हम 9th क्लास के स्टूडेंट थे और हम उसमें सामाजिक ज्ञान की किताब में पॉलिटिकल भी पढ़ते थे, पब्लिक हेल्थ पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, वहीं हमको सोशियोलॉजी का ज्ञान मिलता था और वहीं हम अर्थशास्त्र के नियमों के बारे में परिचय प्राप्त करते थे। जो 11th में हमने सब्जेक्ट ले लिया, अब हमारा डिवीजन ऑफ लेबर बन रहा, अनावश्यक बना। अब हमारी विज्ञानों की एकता समाप्त हो रही है। अब हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं या अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं या फिर हम जीव विज्ञान के सिद्धांतों की विवेचना कर रहे हैं। तो नटन शहर में जब देखा जाए तो श्रम विभाजन के कारण इसके असामान्य स्वरूप जो उत्पन्न होते हैं तो विज्ञानों की एकता समाप्त होती है। अब प्रश्न उठता है नंबर 2, फोकस्ड डिवीजन ऑफ लेबर कि बलात् श्रम विभाजन क्या है, जबरदस्ती का श्रम विभाजन क्या है। दुर्किम कहते हैं कि श्रम विभाजन से एकता तभी स्थापित होगी जब लोगों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य मिलेगा। वे वर्ग एवं जाति का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इनका निर्माण श्रम विभाजन के संगठित रूप को प्रकट करता है, किंतु कई बार ये एकता के बजाय महत्वाकांक्षी पीड़ा और दुख को जन्म देते हैं। विशेष रूप से जब ये लोगों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य नहीं करने देते, जबरन उन्हें अपने पूर्व निश्चित कार्यों में बंधा रहना पड़ता है, तो उनसे शक्ति के द्वारा काम चलाया जाता है, तो ऐसा श्रम विभाजन निश्चित तौर पर समाज में पूर्ण एकता स्थापित नहीं करता, बल्कि ऐसे लगता है कि बाहर से थोपा गया श्रम विभाजन हम पर हो रहा है। इसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। एक आदमी परंपरागत शैली में बाजार की दशाओं में काम कर रहा था। अभी कोविड के परिदृश्य में ऑनलाइन लेन देन को ज़्यादा बढ़ावा मिला क्योंकि रुपए पैसे टच करने से लग रहा था कि कोविड ना फैल जाए। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत से ऐसे लोग थे जो बेचारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में समझते नहीं थे। अब फ़ोन पे या फिर हम कहें कि अन्य किसी इंजन के माध्यम से लेन देन हुआ तो ऑनलाइन ठगी भी बढ़ने लगी। तो कई लोग तो बेचारे ये समझते थे कि वो पुरानी कहावत है ना कि आंट में पैसा हो, अंटी का पैसा वही काम करता है। अब ठीक है, आपने पेमेंट कर दिया फ़ोन पे से, आपने उसको किसी अन्य माध्यम से कर दिया, पैसा उसके अकाउंट में चला गया, उसको एक भौतिक आभास ही नहीं हुआ कि मैंने कुछ कमाया है। उसको लगता है कि सारा पैसा अकाउंट में चला गया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उसे मानसिक संतुष्टि नहीं दे रही। फिर उसे डर क्या है, कहीं ऐसा नहीं हो इस तरह ट्रांजेक्शन करने से कोई ऑनलाइन ठगी करे, मेरे अकाउंट को साफ कर दे, तो उस स्थिति में उसे लगेगा कि ये व्यवस्था जबरन उस पर थोपी गई है। तो यहाँ उस व्यापारी से पूछा जाए कि भाई तुमको कैसा आनंद आ रहा है ट्रांजैक्शन में, पता क्या कहेगा कि साहब ये तो बेमतलब का काम है, अपना पुराना सिस्टम बढ़िया था, ये व्यवस्था सरकार ने जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ये डिजिटल पेमेंट चालू किया है ये ठीक नहीं है। तो उसकी दृष्टि में तो ऐसा लगेगा जैसे ये बलात् श्रम विभाजन की विशेषीकरण व्यवस्था हो रही है। मेरे विवेक से ये उदाहरण इसमें लग सकता है। अब है तीसरा, व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। इसमें क्या होगा कि श्रम विभाजन का तीसरा असामान्य स्वरूप व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता में देखा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्थाओं में कार्य करने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में कार्य प्राप्त नहीं होता, वह उनके कार्यों में कोई समन्वय नहीं होता, तब व्यवस्था असंबद्धता फैलती है और श्रम विभाजन एकता उत्पन्न नहीं करता। अब हम पूरे इस चैप्टर की समीक्षात्मक या क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं कि श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है इसके बारे में अन्य विद्वान क्या कह रहे हैं, क्या इसकी क्रिटिक है, क्या इसकी आलोचनात्मक व्याख्या है। प्यारे विद्यार्थियों, दुर्किम ने जो श्रम विभाजन की समाजशास्त्रीय व्याख्या को प्रस्तुत किया, निश्चित तौर पर उसने सैद्धांतिक रूप से नई दिशा दी है, एक नैतिक आवश्यकता के रूप में इसको प्रस्तुत किया है।
और सामाजिक जीवन में नैतिकता की कितनी आवश्यकता है इसको बताया भी है। खास करके एकता समाज की आत्मा होती है, उसके अभाव में समाज निष्प्राण है, निष्क्रिय हो जाएगा, ऐसी व्याख्या की गई। दुर्खिम की समाज में श्रम विभाजन नामक कृति उनकी प्रत्यक्षवादी पद्धति का व्यावहारिक उपयोग एवं समूहवादी समाजशास्त्रीय चिंतन के अंकुर उसमें देखे जा सकते हैं। सामूहिक चेतना की अवधारणा का विकास भी इसी ग्रंथ में हुआ, नैतिकता की उत्पत्ति भी इसमें हुई। दुर्खिम का यह ग्रंथ पहला था, इसलिए बीरस्टीड कहता है कि ऐसी रचना है ये जो निर्माण की अवस्था को तो प्रकट करती है, लेकिन अभी चिंतन की दृष्टि से परिपक्वता को प्राप्त नहीं हुई है। यानी दुर्खिम के सिद्धांत की बीरस्टीड इस आधार पर आलोचना करते हैं कि भाई ये ग्रंथ समाजशास्त्रीय सिद्धांत की दृष्टि से तो सही है, लेकिन अभी चिंतन के लेवल पर अपरिपक्व है। मर्टन, बार्नेस, बोगार्ड्स, गिन्सबर्ग आदि विद्वानों ने इसकी आलोचना की है, जो क्रमशः है। सबसे पहले मर्टन कहता है कि लक्ष्य या उद्देश्य के स्थान पर दुर्खिम महोदय ने प्रकार शब्द का प्रयोग किया जो उपयुक्त नहीं है। आप सभी जानते हैं मर्टन ने समाज स्वीकृत लक्ष्य और उनको पूरा करने वाले साधनों के आधार पर समाज की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया था। वो कहता है कि दुर्खिम को लक्ष्य और उद्देश्य को ही शामिल करना चाहिए था, प्रकार शब्द का जो प्रयोग किया वो गलत है। दुर्खिम ने सामाजिक एकता की अवधारणाओं को इस ग्रंथ में विकसित किया, किंतु एकता का भावात्मक तथ्य क्या है, ना कि सामाजिक तथ्य, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। एकता का प्रत्यक्ष समूह स्वरूप प्रचलित कानून व्यवस्था में देखा जा सकता है। दुर्खिम की एकता, सामाजिक एकता की अवधारणा भी समाजशास्त्र की बजाय मनोविज्ञान से संबंधित ज़्यादा लगती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो मानसिक पहलू की बात करता है। रेमंड एरन, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है मैन करंट्स इन सोशल फॉर्म्स के बारे में, वो कहता है कि यांत्रिक एकता वाले समाज में, जिसे खंडात्मक समाज भी कहा गया, अपने आप में एक पूर्ण पृथक समाज होता है। दुर्खिम ने अपने आधुनिक प्रगतिशील समाज द्वारा भी खंडात्मक समाज रचना बनाए रखने की संभावना व्यक्त की। इस प्रकार अपने सावेवी एकता, श्रम विभाजन, औद्योगिक विशेषीकरण एवं खंडात्मक समाज व्यवस्था का सामंजस्य दिखाकर सामाजिक एकता के सिद्धांत को उसने उलझा कर रख दिया है। अंत में बीरस्टीड इसके बारे में तर्क देते हैं कि दुर्खिम ने प्राचीन व आधुनिक समाजों का भेद उनमें व्यापक समानता और विभेद के आधार पर किया, जो उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि सभी समाजों में कुछ मात्रा में समानता भी होती है और भिन्नता भी होती है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि साहब वो तो भिन्नता वाला समाज है और वो पूरी तरह समानता वाला समाज है। जैसे दुर्खिम कहता था कि यांत्रिक समाज वाली एकता में भिन्नता नहीं होती, व्यक्तिगत चेतना, सामूहिक चेतना, विश्वास परंपराओं के आधार पर पाई जाती है। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर है कि भाई बीरस्टीड भी सही कह रहा है कि उस समाज में भिन्नता भी तो होती होगी। हो सकता है कोई मुखिया है, कोई विशेष कलाकार है, कोई वाद्य यंत्र बजाना जानता हो, तो वो अलग कैटेगरी का आदमी होना चाहिए था। ठीक इसी प्रकार सावेवी समाज में कहते हैं साहब विखंडता है, भिन्नता है। अरे भाई अभी तो समानता हो सकती थी। दुर्खिम इसकी सटीक व्याख्या नहीं कर पाए। दुर्खिम ने एकता के दो स्वरूप यांत्रिक और सावेवी को उल्लेख किया, जो क्रमशः आदिम और आधुनिक समाजों के प्रकृति को प्रकट करते हैं। अपने यांत्रिक एकता में जिस प्रकृति का उल्लेख किया वह केवल प्राचीन समाजों में नहीं वरन विकसित ग्रामीण समाजों में देखी जा सकती है, जिसका दुर्खिम ने कहीं भी उल्लेख नहीं किया। मतलब उसने केवल यांत्रिक एकता को आदिम समाजों के परिदृश्य में देखा। अब मेरा प्रश्न है कि भाई गांव का जो समाज है, ट्रेडिशनल, रूरल, परंपरावादी, उसमें भी तो आदिम लक्षण पाए जाते हैं, क्या उसको भी शामिल किया जा सकता है? मगर दुर्खिम ने उसको नहीं किया। नेक्स्ट है, दुर्खिम की सामूहिक चेतना की अवधारणा की आलोचना की गई है। समाज में प्रचलित सामान्य भावनाओं, विश्वासों और समानताओं के कारण सामूहिक चेतना का विकास होता है। सामूहिक चेतना
समूह मन का पर्यायवाची कही जा सकती है, जो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, किंतु दुर्खिम इसे सामाजिक मानते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति का स्रोत समाज है। इस प्रकार दुर्खिम ने मनोवैज्ञानिक तथ्य को सामाजिक बनाने की हठधर्मिता की है, जो गलत है। अर्थात सामूहिक चेतना जो मनोवैज्ञानिक तथ्य है, इसको सामाजिक तथ्य बनाने की जो कोशिश की गई, इस कोशिश में वो नाकाम रहा। नेक्स्ट है, दुर्खिम ने श्रम विभाजन के आधार पर सामाजिक उद्विकास की व्याख्या की। मर्टन उनके उद्विकास से सिद्धांत के प्रमुख आलोचकारक है। उन्होंने आलोचना की और वो क्या कहते हैं कि दुर्खिम उद्विकास के एक छोर पर प्राचीन समाज और दूसरे पर आधुनिक समाज को रखते हैं। अरे भले आदमी, बीच की स्थिति कहाँ गई? उसने उसका स्टेप बाय स्टेप तो दिखाया ही नहीं। भाई उद्विकास क्या है? एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर। आप एक तरफ कह रहे हैं यांत्रिक, एक तरफ कह रहे हैं सावयवी, बीच का कहाँ गया? कहाँ गया ये? इसके बारे में तो जवाब देते हैं आप। दुर्खिम इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए और उन्होंने जो उद्विकास को रेखीय व्याख्या की, वह श्रम विभाजन की समस्त सामाजिक उद्विकास का कारण बताकर इस जटिल समस्या को बहुत सरल रूप में प्रस्तुत कर दिया, जो इनकी बहुत बड़ी सैद्धांतिक चूक है। बोगार्ट्स, गिन्सबर्ग, बार्नेस, सोरोकिन, एरन और मर्टन आदि ने दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत श्रम विभाजन के कारणों की आलोचना की है। अर्थात दुर्खिम के द्वारा बताए गए कारण तर्कसंगत नहीं है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन का प्राथमिक कारण जनसंख्या के आकार घनत्व में वृद्धि को माना, जो कि जीवशास्त्रीय व्याख्या है, ना कि सामाजिक। और बार्नेस के शब्दों में स्पष्ट रूप से यह श्रम विभाजन समाजशास्त्र की अपेक्षा एक जीवशास्त्रीय व्याख्या है। बोगार्ट्स और गिन्सबर्ग ने दुर्खिम की इसी आधार पर आलोचना की है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार इस संपूर्ण व्याख्या के संदर्भ में हम ये समझ सकते हैं कि यह जो अध्ययन है, थोड़ा हम रिपीट करें, इस अध्ययन के अंदर कहीं ना कहीं यांत्रिक सावयवी एकता का विशेष महत्व रहता है। समूह चेतना के रूप में यांत्रिक एकता की क्या स्थिति रहेगी, श्रम विभाजन के क्या परिणाम रहेंगे, इसके अलावा श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप क्या रहेंगे, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। इनकी अनेक विद्वानों ने आलोचनाएं भी की हैं और इन आलोचनाओं में मोटे तौर पर मर्टन, बार्नेस और दुर्खिम ने जो कुछ लिखा उसकी आलोचना की। निष्कर्ष के रूप में यदि हम देखें तो श्रम विभाजन परिणामों की जो व्याख्या दुर्खिम करता है वो सभ्यता प्रकृति के संदर्भ में ठीक नहीं है। सोरोकिन कहता है कि दुर्खिम अपने ग्रंथ में प्रारंभ से लेकर अंत तक केवल सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि समाज व्यक्ति का निर्माण करता है, उसके जीवन का आधार है। व्यक्ति समाज के समान कुछ भी नहीं है। इस प्रकार दुर्खिम व्यक्ति की तुलना में समाज को महत्व देने में अतिवादी हो गए, ये इसकी आलोचना होती है। बार्नेस, मर्टन दुर्खिम के द्वारा व्यक्तिगत सामाजिक नैतिकता में जो भेद किए गए हैं उनको नहीं मानते। नैतिकता होती है भाई, व्यक्तिगत और सामाजिक के भेद नहीं हो सकते। व्यक्ति के प्रति नैतिकता का आचरण अंततः समाज के प्रति नैतिकता को प्रकट करता है। और अंत में निष्कर्ष में हम कहेंगे कि उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद हम इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि दुर्खिम ने अपने इस ग्रंथ में अनेक समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को जन्म दिया। समाजशास्त्रीय साहित्य में उनकी अमूल्य निधि है। हम जॉर्ज सिम्पसन के शब्दों में कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की प्रथम महान कृति जिसमें लगभग चौथी शताब्दी तक फ्रांसीसी विचारधारा पर नियंत्रण किया, जिसका प्रभाव अब भी घटने की अपेक्षा बढ़ रहा है, ऐतिहासिक तथा प्रसंग की दृष्टि से आज ये ऐसी पुस्तक है जो उन सभी के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए जो सामाजिक विचारधारा के ज्ञान और सामाजिक समस्याओं में रुचि रखते हैं। इस तरह आपका ये श्रम विभाजन वाला टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। आप इसको बार बार सुनकर, समझकर, मनन करें। निश्चित तौर पर आपका एक बड़ा बहुविकल्पीय प्रश्नों में सेक्शन ए से कंप्लीट होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं मानता हूँ कि बड़ी उपयोगी जानकारी है। आपने धैर्यपूर्वक इसको सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।